गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मगध आईएएस लगातार कई वीडियो के माध्यम से आपको प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा रहा था। आज हम करेंट अफेयर की एक नई सीरीज़ लाए हैं। जैसा कि आपको पहले भी करेंट अफेयर हमने प्रोवाइड किया था और आज भी हम आपको करेंट अफेयर्स की एक अलग सीरीज़ हम आपको दे रहे हैं। इसके पहले अप्रैल महीने का 2 वीडियो हम आपको बनाकर दे चुके हैं और हम वास्तव में सिर्फ आपको ये बताते हैं कि करेंट अफेयर कैसे पढ़ा जाता है। तो इसके पहले 1 अप्रैल से 10 अप्रैल का पहला वीडियो हमने बनाया था, दूसरा हमने बनाया था 11 अप्रैल से 20 अप्रैल के। आज हम आपके सामने करेंट अफेयर का लाए हैं 21 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच की जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है सिविल सर्विस के दृष्टि से। हम खास करके बार बार आप लोगों को इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि हम जो भी करेंट अफेयर्स आपके सामने लाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सिविल सर्विस के दृष्टि को ध्यान में रख कर हम लाते हैं। बाकी और सारे जो एग्ज़ाम होते हैं वो थोड़े से अलग किस्म के होते हैं। सिविल सर्विस का एग्ज़ाम बिल्कुल ही अलग पैटर्न पर होता है और हम वही पैटर्न आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हर बार मैं आपको सिर्फ यही सिखलाता हूं कि करेंट अफेयर कैसे पढ़ना है। आपको हम पे डिपेंड ना होकर आप खुद से वो मेथड सीख जाएं ताकि आप वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है उसका विश्लेषण कर लें और आप खुद से ही अंदाज़ा लगा पाएँ कि वो एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा। हम सिर्फ वही मेथड आपको सिखलाते हैं और कुछ नहीं। तो करेंट अफेयर पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीका है। आइए आज फिर हम आपको वो मेथड सिखलाते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए फिर से हम एक नए मेथड सिखा रहे हैं और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो तो जान ही रहे हैं हमारे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। हम रटी रटाई चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं और सिविल सर्विस उनके लिए है भी नहीं, रटी रटाई चीज़ों के लिए है भी नहीं। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉमन सेंस और दिमाग देखा जाता है सिविल सर्विस में। तो आप सिविल सर्विस की कोई भी एग्ज़ाम तैयार कर रहे हो, यूपीएससी का कोई भी तैयार कर रहे हो, सीडीएस हो, एनडीए हो या सीएपीएफ हो या ईपीएफ हो, आप कोई भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए समान रूप से ये करेंट अफेयर आपके लिए लाभदायक है। आईएएस का हो, बीपीएससी का हो, पीटी हो, मेंस हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको 2020 में देना हो, 21 में देना हो, उन सब का आधार आज से ही तैयार करिए। तो आइए चलिए हम आते हैं 21 अप्रैल से 30 अप्रैल के करेंट अफेयर पे कि इन 10 दिनों में सिविल सर्विस के लेवल की कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वैसे आपको घटनाएं तो बहुत मिलती होंगी आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे रोज़ घटनाएं मिलती होंगी, हज़ारों घटनाएं आपको मिलती होंगी, लेकिन वो सभी सिविल सर्विस की दृष्टि से नहीं होती है। आपके सामने घास फूस जैसा करंट अफेयर परोस दिया जाता है और आप उसको बिना देखे समझे चबाने लगते हैं। ये तरीका सिविल सर्विस के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि सिविल सर्विस में करंट अफेयर में पूछने का तरीका क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं करंट अफेयर पढ़ने का तरीका सिर्फ 2 ही ऐसा तरीका है जिसकी कसौटी पे कसकर आप अपने लिए करंट अफेयर बना सकते हैं। आइए कौन कौन से वो करंट अफेयर पढ़ने की कसौटी है। पहला कसौटी ये है कि अगर वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है उसका अतीत से कितना गहरा संबंध है, उसका इतिहास से कितना संबंध है। आज की जो घटनाएं घटेगी या तो बिल्कुल एकदम से नई घटना होगी या उस घटना के पीछे कोई ना कोई रहस्य होगा या कोई ना कोई इतिहास से वो जुड़ी हुई घटनाएं होंगी। ये पहली कसौटी है। दूसरी कसौटी यह है कि जो वर्तमान घटनाएं घट रही है यानी कि जो नई घटना है जिसका अतीत से कोई संबंध नहीं है, उसका भविष्य में कितना प्रभाव पड़ने वाला है, फ्यूचर में उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है। बस यही 2 कसौटी पर कसकर आप सिविल सर्विस के करंट अफेयर बनाना सीखिए। बस आज के बाद से आप जो भी अखबार पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें या रेडियो टीवी में जो भी न्यूज़ देखें, आप इन्हीं 2 कसौटियों पर
कसने का प्रयास कीजिए कि आज जो घटनाएं घट रही है क्या उसका अतीत से कोई संबंध है। अगर नहीं है तो वो नई घटना होगी, और जब नई घटना है तो उसका भविष्य में कितना प्रभाव पड़ने वाला है। और भविष्य का मतलब है आज सिर्फ एक दिन 2 दिन बाद की नहीं, भविष्य का मतलब है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद वो घटनाओं का कितना प्रभाव पड़ने वाला है। ये होता है करंट अफेयर पढ़ने का तरीका। जैसे आप समझिए WTO की स्थापना कब हुई, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, IMF की स्थापना कब हुई। आज से 40 साल पहले हुई, 45 साल पहले हुई उस सब की स्थापना, लेकिन आज भी इन सब का रिलेवेंस बना हुआ है क्योंकि वो इतनी महत्वपूर्ण संस्था बनी थी। और आज भी इन सब की रिपोर्ट UPSC पूछती है। तो मैं वही चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई वर्तमान में वैसी घटना घटती है जिसका प्रभाव अगले 10 साल 20 साल तक रहने वाला है, वो सिविल सर्विस में पूछी जाती है। तो आइए एक एक कर हम घटनाओं को देखते हैं। जैसा कि अभी आप जान रहे हैं, एक पूरे विश्व में एक अजीब सी महामारी फैली हुई है जिसका नाम कोविड-19 दिया गया है या कोरोना वायरस नाम दिया गया है। तो वायरस तो बेसिक चीज़ें हैं, हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि वायरस पर ज़रूर सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि वायरस का अतीत से संबंध है, भविष्य में भी प्रभाव पड़ने वाला है। उसी के दौरान इस 10 दिनों में एक नई न्यूज़ आई है कि कोविड-19 का एक इलाज ढूंढा जा रहा है और बहुत हद तक वैज्ञानिक इसमें सफल हो भी रहे हैं। उसी एक इलाज का नाम दिया गया है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी अब ये है क्या, प्लाज्मा थेरेपी अब है क्या। अब ये देखिए, अब ये घटना नहीं घट रही है। हालांकि थेरेपी नाम तो बहुत पहले से चल रहा है। थेरेपी का मतलब इलाज करना, इलाज की एक पद्धति है। जैसे आपको बुखार हो गया तो उसके इलाज के 2 पद्धति हैं, एक आपको टेबलेट दे करके ठीक किया जा सकता है या इंजेक्शन देकर आपको ठीक किया जा सकता है। ये 2 पद्धति है। उसी में से एक तीसरा पद्धति है थेरेपी करना, ऑपरेशन टाइप का कुछ ऐसा होता है। तो 3 टाइप का ये। तो थेरेपी का मतलब है इलाज करना। तो इलाज किससे किया जाएगा, प्लाज्मा से। तो ये इसका संबंध है कोरोना वायरस से बताया जा रहा है, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया है, मेडिकल्स डॉक्टर ने बताया है कि प्लाज्मा थेरेपी अगर किया जाए कोरोना पॉजिटिव लोगों का तो बहुत हद तक वो ठीक हो रहे हैं। तो आइए, सिविल सर्विस तो डायरेक्ट ये आपसे पूछेगा नहीं और ना ही डायरेक्ट ये सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन सिविल सर्विस एक लाइन में ये कहता है कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आने वाली चीज़ें हैं वो तो हम पूछेंगे ही पूछेंगे। तो वही रोज़मर्रा की चीज़ों में अब ये शायद शामिल हो सकता है। तो आइए ज़रा अब हम इसको देखते हैं। प्लाज्मा थेरेपी ये है क्या चीज़। तो खून में बहता हुआ एक तत्व है हमारे शरीर में, ये एक प्रकार का तत्व होता है, खून में पाया जाता है ये, जिसको हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स भी इसे हम कहते हैं, ये प्लाज्मा में पाया जाता है। तो प्लाज्मा ये होती क्या चीज़ है। जैसे आप जानते होंगे पूरे विश्व में पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। उसी में से एक चौथा तत्व माना गया है, प्लाज्मा को माना गया है। ये भौतिकी में, फिजिक्स में ये पढ़ाया जाता है। तो पदार्थ की अब 4 अवस्थाएं मानी जाने लगी है, ठोस, द्रव, गैस और एक है प्लाज्मा। उसी कॉन्सेप्ट पर खून में हमारा जो ये बहता है तो प्लेटलेट्स के ही तरह प्लाज्मा पाया जाता है। तो ये प्लाज्मा का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर करता क्या है, ये इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है पोषक तत्व, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। हार्मोन को ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ये पहुंचाना इसका काम है। और प्रोटीन पहुंचाना इसका काम है, किसका, प्लेटलेट्स का काम है। साथ ही मृत कोशिका को शरीर से बाहर करना। जैसा कि आप जानते हैं सेल्स हमारे शरीर में बनते हैं, टूटते फूटते रहते हैं, तो उसको शरीर से बाहर कौन करता है, तो ये सब इसका खून का ही काम होता है। ये सब इसका प्लेटलेट्स का कार्य होता है। ये किससे मिल करके बना होता है प्लेटलेट्स, वाटर, साल्ट और एंजाइम से मिल करके ये बना होता है। अब ज़रा हम इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि
प्लाज्मा से कोरोना वायरस ठीक कैसे हो जाता है, कैसे हो रहे हैं लोग। तो इसकी प्रक्रिया ऐसे अपनाई जाती है कि जो कोरोना पॉजिटिव पहले थे, कोरोना के मरीज़ पहले थे और वो कोरोना से ठीक हो गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, सभी कोई जानता है कि जैसे आपको अगर शरीर में कोई रोग हो जाए और आप दवा खा करके उस रोग ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उस दवा ने आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी तैयार करता है, उस रोग के प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडीज़ तैयार करता है। उसी प्रकार से जो कोरोना के मरीज़ होते हैं, जब वो कोरोना से ठीक हो जाते हैं तो उसके अंदर एक एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाता है। तो वैज्ञानिक, ये मेडिकल डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जो ठीक हो जाते हैं उनके खून लिया जाता है और उस खून से प्लाज्मा को निकाल लिया जाता है। प्लाज्मा का मतलब प्लेटलेट्स को निकाल लिया जाता है और फिर वो खून को उसी व्यक्ति में चढ़ा दिया जाता है जिस व्यक्ति से लिया जाता है। और जब प्लेटलेट्स ले लिया जाता है तो इस प्लेटलेट्स को या प्लाज्मा को जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है उसके अंदर एडॉप्ट या डाल दिया जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि ये जो एंटीबॉडीज़ जो पहले से ठीक हो चुके हैं मरीज़, उससे लिया जाता है एंटीबॉडीज़ और जो अभी पॉजिटिव हैं उसके में डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ही प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। और ऐसा देखा गया है कि कुछ मरीज़ ठीक हो रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि जो डोनर हैं, जो खून देने वाले हैं, और खून सिर्फ उसी का लिया जा रहा है जो पहले कोरोना के मरीज़ थे और अब ठीक हो चुके हैं, क्योंकि उसके अंदर कोरोना के वो एंटीबॉडीज़ तैयार हो चुके थे। तो उन्हीं का खून लिया जा रहा है या उन्हीं का खून लिया जाना है। अब जो ठीक हो जा रहे हैं मरीज़, वो खून देने के लिए तैयार ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये आ रही है। जो मरीज़ ठीक होकर घर चले जा रहे हैं और जब सरकार उनसे संपर्क कर रही है कि आपका हमें खून की ज़रूरत है, तो वो लोग तरह तरह के बहाना बना दे रहे हैं और खून नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये प्लाज्मा थेरेपी सफल नहीं हो पा रही है। ये सबसे बड़ी समस्या आ गई है। तो इस तरह से ये भविष्य में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है इसका। आज भले ही ये तकनीक लोग नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में और भी रोग के लिए जो जिसका दवा नहीं बना है, उसके लिए ये बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है। इस कसौटी पे ये खरा उतर रहा है, इसलिए ये सिविल सर्विस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही और भी कोई एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये पूछा ही जाएगा। तो अब आपका काम है, आप जाइए घर पे और ब्लड के बारे में थोड़ा और ज़्यादा विस्तृत पढ़िए, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़िए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है उसके बारे में पढ़िए। और फिर देखिए सिविल सर्विस में बहुत बारी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो ये हमारा हुआ पहला। अब आते हैं दूसरा। एक बहुत ही बड़ी घटना घटी है विश्व में, ये पहली बार ऐसी घटना घटी है। क्या घटी है भाई? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद के बारे में तो आप जानते ही हैं। विश्व का पहला लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश, विश्व में पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू करने वाला ब्रिटिश देश। उन्हीं की वजह से आज हमारे देश में भी पार्लियामेंट्री व्यवस्था है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक ऐसा कदम उठाया है जो इसके पहले अभी तक कोई नहीं उठाया था। तो विश्व में ये पहली घटना घट गई। क्या उठाया है कदम भाई? विश्व की पहली ऐसी संसद बन गई है जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संसद के सत्र या सेशन का आयोजन किया गया है। यानी कि संसद को आयोजन करने के लिए, संसद के सत्र चलाने के लिए सभी सांसदों को संसद में उपस्थित होना अनिवार्य रहता था। लेकिन कोविड-19 के वजह से सरकार ने ये फैसला लिया कि जो भी सांसद जहाँ कहीं भी हो वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप उपस्थिति दर्ज कराइए और हम संसद को मान लेंगे कि संसद हमारा चल रहा है। ये विश्व में पहली बार ये घटना घटी है। अब आपको सोचना है कि क्या ये वर्तमान घटनाओं से संबंध है? वर्तमान घटनाओं से कोई संबंध नहीं, अतीत से इसका कोई संबंध नहीं है। तो क्या इस घटना का
भविष्य में प्रभाव पड़ने वाला है, पड़ने वाला है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। हो सकता है आगे आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे देश ये करने लगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही जिस सांसद का जहां संसदीय क्षेत्र हो वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संसद चलने लगा, सांसद को आना अनिवार्य भी नहीं रह जाए और अपने संसदीय क्षेत्र से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संसद में भाग भी ले लें और अपनी समस्याओं को भी रख दें। तो ये ऐसा हो सकता है, किया जा सकता है। तो इस आधार पे, इस तर्क, इस कसौटी पे हम कसेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण घटने वाली है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ऐसे ही करेंट अफेयर को आपको देखना है। ठीक, चलिए अब हम आते हैं अगले तीसरे नंबर पे। एक बहुत बड़ी घटना घटी है अभी इसमें, जियो फेसबुक समझौता हुआ है। आप जानते ही हैं हमारे देश में बहुत ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी बिक्री हो रही है। इसके पहले आपने देखा होगा अमेज़न ने खरीद लिया था फ्लिपकार्ट को। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात पे गौर करने वाली है। इसी क्रम में जियो, जो आप जानते हैं बहुत बड़े इंडस्ट्री के हैं, फेसबुक किसका है ये भी आपको मालूम है, मार्क जुकरबर्ग। ये भी जानते हैं कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया है, बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है इसकी। इसने क्या किया है, फेसबुक ने क्या किया है, फेसबुक कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने जियो कंपनी की 9.90% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। और ये सौदा कितने में हुआ है, लगभग 44,000 करोड़ रुपए में ये सौदा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जियो कंपनी में लगभग 10% की हिस्सेदारी अब फेसबुक कंपनी की हो गई। अभी सौदा हुआ नहीं है, बातचीत चल रही है, सेबी से भी मंजूरी नहीं मिली है, मिल ही जाएगी कुछ दिनों में। तो सिविल सर्विस सीधे सीधे आपसे ये सवाल तो पूछने वाली है नहीं। अब देखिए, ये घटना नई घट रही है, अतीत से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन भविष्य में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और ये दोनों कंपनी मिलकर अब रिटेल बाजार में उतरने वाले हैं, खुदरा व्यापार में उतरने वाले हैं। अब जरा आप ऐसे सोचिए, फेसबुक जो कंपनी है इसके लगभग भारत में 50 करोड़ ग्राहक हैं या यूज़र हैं इसके। उसी प्रकार से जियो कंपनी के लगभग 50 करोड़ यूज़र हैं भारत में, और दोनों के सम्मिलित यूज़र मिलकर 1 अरब हमारे देश में हो जाएंगे। कितने बड़े मार्केट पर ये कब्जा कर लेंगे ये लोग। रिटेल बाज़ार में जब ये उतरेंगे, खुदरा बाज़ार में उतरेंगे, अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ ये नेटवर्किंग मार्केट में है, सिर्फ नेटवर्किंग मार्केट में है। जब ये खुदरा व्यापार करने लगेंगे, अब ये भी हर सामान बेचने लगेंगे, रिटेल स्टोर खोलेंगे, बेचने लगेंगे, तब ज़रा सोचिए कि जो हमारे यहाँ लगभग 90% से लेकर 95% खुदरा व्यापारी हैं, उनकी क्या हालत होगी। तो बहुत सारे अर्थशास्त्री इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो ये सिविल सर्विस डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा, सिर्फ सिविल सर्विस ये पूछेगा कि जियो फेसबुक समझौता के परिणाम क्या होंगे आने वाले समय में। जब ये रिटेल बाजार पे कब्जा कर लेंगे तो फिर हमारे यहाँ के 95% खुदरा व्यापारी कहाँ जाएंगे। सिविल सर्विस ऐसे आपसे सवाल पूछेगी। अब आपका काम है इसके बारे में डिटेल से पढ़ना, इसके लाभ, हानि, प्रभाव, परिणाम क्या होने वाले हैं, इन सब पर आपको नज़र रखनी है। और हो सके तो जहाँ भी आर्टिकल मिले ऐसे पढ़ने के लिए, आप उस आर्टिकल में से कुछ पॉइंट्स नोट्स करके आप बना लें, क्योंकि यही अगले साल या तो इस वर्ष आपके मेंस में पूछे जा सकते हैं। ऐसे अगर आप पढ़ेंगे करेंट अफेयर, तभी जा कर के आपको करेंट अफेयर पढ़ने के लिए आपको एग्ज़ाम में आपसे सवाल बनेंगे। नहीं तो हज़ारों करेंट अफेयर आपके फेसबुक, व्हाट्सएप पर आते रहते हैं, एक लाइन के आते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, जिसका कोई मायने मतलब नहीं होता है। वो ऐसी घटना आपको देते हैं, आज घटा है कल उसका आता पता भी नहीं चलेगा। इन सब घास फूस से आप बिल्कुल बच के रहिए। बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानें दिल्ली की हैं, बहुत ऐसे बड़ी हैं जो घास फूस के नाम पर आपको करेंट अफेयर परोस रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। उन सब से आपको बच के रहना है।
तो सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगाइए, अपना कॉमन सेंस लगाइए और इन्हीं 2 तर्कों के आधार पे आप करेंट अफेयर पढ़ना सीखिए। जिस दिन अगर आप ये करेंट अफेयर पकड़ना ऐसे सीख जाएंगे, उस दिन आप सिविल सर्विस के वास्तव में एस्पिरेंट कहलाएंगे, वरना आप ऐसे ही भटकते रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अगले दिन हम अप्रैल महीने का हो गया, मई महीने का अब हम शुरुआत करेंगे करेंट अफेयर। 1 अप्रैल से हम 1 मई से अगला वीडियो फिर हम लाएंगे। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए और उसका कारण भी बताइए। ठीक है, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।